नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीआईबी से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो सीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 26, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। ये इसका पार्ट 2 है और फाइनल पार्ट है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं साथियों पार्ट 2। इसमें पहला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ आरबीआईज गाइडलाइन इन बैंक्स क्रेडिट मैनेजमेंट। तो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं जो बैंक के क्रेडिट मैनेजमेंट में, इनमें से यहाँ हम डिस्कस करेंगे एंड यूज़ ऑफ द फंड्स। तो एंड यूज़ ऑफ द फंड क्या होता है? कोई भी जो लोन दिया गया है बैंक के द्वारा, जो फंडिंग की गई है किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को, वो जिस पर्पज़ से की गई है, या जो लोन देने का पर्पज़ था, क्या वो फंड्स उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं? डाइवर्जन ऑफ फंड तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए लोन तो दिया था बिज़नेस के लिए और वो सट्टेबाजी में तो नहीं लग रहा है, या कहीं किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में या किसी ऐसे काम में तो नहीं लग रहा है जिस काम के लिए लोन नहीं दिया गया था। अब मान लीजिए बैंक ने दिया कैश क्रेडिट कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए, बट वो पर्सन जो है या बिज़नेस जो है उससे अपने कुछ फिक्स एसेट क्रिएट कर रहा है, प्रॉपर्टी में लगा रहा है। तो ये सब चीज़ों को मॉनिटर करना बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जो टाइम पे जो फंडिंग, जो बैंक ने फंड्स दिए हैं, उनकी रिपेमेंट समय पे नहीं कर पाएगा बिजनेस। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर द बैंक टू इवॉल्व सच अरेंजमेंट एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी टू इंश्योर that drawals from cash credit overdraft account are strictly for the purpose of for which the credit limit are sanctioned by them। तो इसीलिए बैंक के द्वारा ऐसे मीन्स, ऐसे वेज, ऐसे अरेंजमेंट करने होंगे बैंक को, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि बैंक ने जो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाए दिए हैं किसी फर्म को, किसी बरोअर को, वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं जिसके लिए उन्हें दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमई। तो प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमई के लिए साथियों मैं सेपरेट एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियोस मैं बना चुका हूँ, दोनों के अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ, और ये बैंकर साथी चैनल पर अपलोडेड हैं, अवेलेबल हैं। और इसमें मैंने डिटेल में दोनों ही टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। इनके दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर प्रायोरिटी सेक्टर का वीडियो या एमएसएमई का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। लेटेस्ट गाइडलाइंस को कवर किया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है साथियों हमारा स्टैच्यूटरी एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन सम क्रेडिट। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं बैंक के ऊपर कि जो क्रेडिट जब देंगे तो कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शंस हैं, किन किन तरह के एडवांसेस में, तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये आरबीआई की सर्कुलर से सीधे लिया हुआ है। आरबीआई का सर्कुलर है जुलाई 1 का 2009 का, वहाँ से ये डायरेक्टली डेटा लिया हुआ है। तो रेस्ट्रिक्शंस बैंक के ऊपर हैं। एडवांसेस अगेंस्ट बैंक्स ओन शेयर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अ बैंक कैन नॉट ग्रांट एनी लोन एंड एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो कोई भी बैंक अपने खुद के शेयर्स के अगेंस्ट में एडवांस नहीं देगा। तो ये ऑलरेडी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सब सेक्शन 20 में कहा गया है। तो ये है। और नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स जो हैं बैंकिंग कंपनी के, उनके जो रिलेटिव वगैरह हैं, उनको लोन्स एंड एडवांसेस देने में कई सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ लोन एंड एडवांसेस टू ऑफिसर एंड रिलेटिव ऑफ सीनियर ऑफिसर ऑफ बैंक। तो बैंक के जो ऑफिसर हैं या सीनियर ऑफिसर के रिलेटिव्स हैं, उनको भी एडवांस देने में कई सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शंस दोनों ही केसेस में, चाहे वो डायरेक्टर के हों या फिर सीनियर ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स हों, वो इसीलिए हैं कि कहीं किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ना आए, या कोई ऐसा ना हो कि पॉलिसी वायलेशन हो जाए, कहीं पर कोई ऐसा कुछ असेसमेंट में कोई कमी रह जाए, क्योंकि वो रिलेटिव हैं और डिसीजन मेकर भी हैं। वो जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो प्रभावित कर सकते हैं जो क्रेडिट देने का डिसीजन है किसी ऑफिसर का। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि सब काम जो है वो स्मूथली एज पर बैंक गाइडलाइन होता रहे। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो साथियों, ओजोन लेयर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के को कवर किया हुआ है ओजोन लेयर ने, जिसकी वजह से हम सन की यूवी रेस से बचे रहते हैं, जो कि
यूवी रेस काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, कैंसर कॉजिंग भी हो सकती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ऐसे सब्सटेंसेस बना रही हैं जिनसे ओजोन लेयर को ख़तरा है, ख़राब कर सकती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंसिंग करने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडवांसेस अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटीज़ अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो जो कमोडिटीज़ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आती हैं, उन कमोडिटीज़ के अगेंस्ट में जो एडवांस दिया जाना है वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। एडवांसेस अगेंस्ट एफडीआर इशूड बाय अदर बैंक। तो किसी अदर बैंक के द्वारा कोई दूसरे बैंक की जो एफडीआर है उस पर बैंक लोन नहीं देंगे। यानी कि बैंक एफडीआर है बैंक ए की, और कोई पर्सन है वो उसको लेकर बैंक बी में चला जाता है और लोन मांगता है, तो बैंक बी जो है बैंक ए की एफडीआर के अगेंस्ट में लोन नहीं देगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रेडिट टू कंप्लेन कंपनीज फॉर बाईबैक ऑफ देयर सिक्योरिटीज़। तो अपनी सिक्योरिटीज़ में के बाईबैक के अगेंस्ट में रेस्ट्रिक्शंस हैं क्रेडिट देने के लिए। तो ये है साथियों। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। तो क्रेडिट असेसमेंट करने के कई सारे मेथड हैं। टर्नओवर मेथड है, नायक कमेटी है, और जिसे हम मेथड 1, 2 या 3 भी कहते हैं, और 3 भी है। तो बैंक्स आर नाउ फ्री टू अडॉप्ट देयर ओन मेथड ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। और जैसे अलग अलग लोन्स होते हैं उनके अलग अलग मेथड हैं उनके असेसमेंट के, क्रेडिट असेसमेंट के। बैंक्स आर नाउ फ्री टू अडॉप्ट देयर ओन मेथड ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। बैंक अपने हिसाब से क्रेडिट असेसमेंट के मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। हाउएवर फॉर लोन्स एंड एडवांसेस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, आरबीआई हैज़ एडवाइज्ड बैंक टू ग्रांट वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट computed on basis of minimum 20% of their annual turnover for credit limit up to 5 करोड़। हालांकि बैंक्स को छूट दी गई है आरबीआई के द्वारा कि वो अपने ओन मेथड क्रेडिट असेसमेंट के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ के केस में, स्पेशली जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, एमएसई जिन्हें हम कहते हैं, एमएसई के केस में आरबीआई ने एडवाइस किया है बैंक्स को कि वो क्रेडिट लिमिट, जब वर्किंग कैपिटल लिमिट जब उनकी कंप्यूट करें तो मिनिमम जो है 20% उनके टर्नओवर के बेसिस पर उनको दें, जो कि, और ये सुविधा किन के लिए है, 5 करोड़ तक की जो लिमिट्स सेट की जाएंगी। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ क्रेडिट। तो डिलीवरी ऑफ क्रेडिट क्या है? यानी कि जो क्रेडिट है, एक बार अगर क्रेडिट सैंक्शन हो गया या बैंक ने डिसाइड कर लिया कि वो क्रेडिट देना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फर्म को, किसी बिजनेस को, तो किस तरह से उस क्रेडिट की डिलीवरी की जाएगी, उनको किस तरह से फंड्स दिए जाएंगे, इसकी क्या गाइडलाइंस हैं। और ये भी साथियों जो लिया गया है ये आरबीआई के सर्कुलर से लिया गया है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर टफ हो सकती है। Borrower with working capital limit of 10 crore and above, loan component should normally be 80%. Bank, however, has the freedom to change the composition of working capital by increasing the cash credit component beyond 20% or to increase the loan component beyond 80% as the case may be. तो अब मतलब समझते हैं इस लाइन, इस पैराग्राफ का इस मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी बैंक वर्किंग कैपिटल देंगे तो वर्किंग कैपिटल में नॉर्मली जो दी जाती है वो सीसी लिमिट दी जाती है, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट दी जाती है। तो कैश क्रेडिट सबसे कॉमन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वर्किंग कैपिटल लिमिट 10 करोड़ या उससे ऊपर की हैं, वहाँ पर बैंक्स को जो कोशिश करनी है कि कैश क्रेडिट जो लिमिट है वो 20% रखें, और लोन की जो लिमिट, लोन का जो कंपोनेंट है वो 80% रखें। अब लोन का कंपोनेंट कौन सा होगा? यानी कि जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन की बात हो रही है यहाँ पर, जो कैश क्रेडिट सीसी से अलग। तो होता ऐसा क्यों है, क्यों आरबीआई ने ऐसा कहा होगा, या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो थोड़ा सा समझते हैं। साथियों, होता क्या था कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लिमिट्स अपनी बनवा लेते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट के फॉर्म में बड़ी बड़ी लिमिट्स बनवा लेते हैं, लेकिन उनको सबको अवेल नहीं करते। अवेल उनका बहुत छोटा सा पार्ट करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, जो आरबीआई ने जो कहा हुआ है, जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बैंक्स को जो अनअवेल्ड जो अमाउंट भी है, अगर मान लीजिए कोई कैश क्रेडिट लिमिट किसी की 10 करोड़ की है और अवेल उसने 1 करोड़ किया हुआ है, 9 करोड़ अनअवेल्ड है। और ज़्यादातर जो नॉर्मल हम देख रहे हैं कि वो अब कई सारी पार्टियां हैं जो बहुत कम अवेल करती हैं, और
लेकिन उन्होंने बनवा रखी हैं कि कभी ज़रूरत होगी तो हम अवेल करेंगे, या ऐसे ही कि क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है उतनी या उनकी नेटवर्थ उतनी है, तो उन्होंने उस हिसाब से बैंक ने भी उनकी लिमिट सेट की हुई है। अब होता क्या है, अब बैंक को भी कई बार लिक्विडिटी का क्रंच आ जाता है सडनली। अगर वो उतना पैसा निकाल लेते हैं तो बैंक के पास लिक्विडिटी की दिक्कत आ जाती है। दूसरा, इतनी बड़ी बड़ी लिमिट बनाने का बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट तो उतनी ही लिमिट पे मिलना है जितना कि वो पर्सन अवेल करे। तो फिर इतनी बड़ी लिमिट या उतने फिगर्स जो है एग्जैजरेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए आरबीआई ने थोड़ा सा, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए पार्टीज़ में, इसीलिए ये कहा है कि इसमें जब जो भी बड़ी लिमिट्स हैं, स्पेशली जो 10 करोड़ से ऊपर की लिमिट के बारे में कहा गया है, यहाँ पर 80% जो है नॉर्मल कंडीशन में 80% जो कंपोनेंट है वो वर्किंग कैपिटल लोन का होगा, और 20% जो है वो सीसी का होगा। अब लोन कंपोनेंट हालांकि ये है कि ये बैंक के ऊपर छोड़ा है कि वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल लोन का कंपोनेंट 80% से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या फिर कैश क्रेडिट का जो 20% का जो है उसको कम कर सकते हैं या उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डेविएशन कर सकते हैं, बट एक आ, कहा है कि लगभग इतना इस प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। और लोन कंपोनेंट नॉर्मली होगा हमारा कि जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन जो होते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और जो सीसी लिमिट आप सभी जानते हैं, कैश क्रेडिट जो कंपोनेंट होता है वो है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि लोन कंपोनेंट जो होगा वो तो सारा अवेल पार्टी को तुरंत ही फंड्स पार्टी को दे दिए जाएंगे, तो सारा अवेल हो जाएगा और पूरे अमाउंट पे जो है बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा पार्टीज़ में, जो ऑर्गेनाइजेशंस में, वो उतनी ही लिमिट बनवाएंगे जितने की उनको ज़रूरत होगी, या उससे कुछ 10-20% ऊपर बनवाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है 1 करोड़ की और वो वर्किंग कैपिटल लिमिट 10 करोड़ की 20 करोड़ की बनाकर बैठे हैं। तो इसी वजह से ये किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन द केस ऑफ द बोरोवर इंजॉइंग वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट लेस देन 10 करोड़, बैंक में परसुएड देम टू गो इन फॉर द लोन सिस्टम बाय ऑफरिंग लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन कंपोनेंट एज कम्पेयर टू द कैश क्रेडिट कंपोनेंट। अब इसमें आरबीआई के द्वारा कहा गया है सर्कुलर में कि जिन बोरोवर की 10 करोड़ से कम की लिमिट है, वर्किंग कैपिटल लिमिट जिनकी 10 करोड़ से कम की है, उनको कहा गया है कि बैंक को चाहिए कि बैंक उनको परसुएड करे या बैंक उनको इनकरेज करे कि वो कैश क्रेडिट लिमिट ज़्यादा लेने की बजाय लोन सिस्टम जो है, लोन जो कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो ज़्यादा लें, और बैंक उनको ऑफ़र करे कि कम इंटरेस्ट आपसे हम लेंगे अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन अवेल करते हैं इंस्टीड ऑफ कैश क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ क्रेडिट में, सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज़ विच आर साइक्लिकल एंड सीजनल इन नेचर और हैव इनहेरेंट वॉलेटिलिटी, द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोन सिस्टम में क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द बोरोवर। बैंक में विद द अप्रूवल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बोर्ड आइडेंटिफाई सच बिजनेस एक्टिविटीज़ विच में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लोन सिस्टम ऑफ डिलीवरी। तो ये लोन सिस्टम ऑफ डिलीवरी जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिसमें 80% वर्किंग कैपिटल लोन की बात हो रही थी और 20% सीसी देने की बात हो रही थी, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया कि कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो साइक्लिकल होती हैं, सीजनल इन नेचर होती हैं, यानी किसी सीज़न में एकदम बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, कोई दूसरा सीज़न आएगा उसमें पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री हो गई या फिर राइस सेलिंग यूनिट्स हो गई या इस तरह की और भी जो यूनिट्स हैं, तो वहाँ पर सीजनल जो होती हैं एक टाइम पर ही पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो ऐसी यूनिट्स हैं, तो ऐसी यूनिट्स के लिए बैंक जो हैं अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड से अप्रूवल ले सकते हैं और उसके बाद में अपना जो लोन सिस्टम ऑफ डिलीवरी से एग्जैम्प्ट इनको कर सकते हैं, यानी कि ऐसा जो लोन की वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट इतनी आप लो और कैश क्रेडिट इतना लो, इस चीज़ से इनको अलग रखा जा सकता है। नेक्स्ट है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। तो इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल पोजीशन इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो बैंक को ये कहा गया है या बैंक से ये अपेक्षा की जाती है कि उनकी जो फाइनेंशियल्स हैं, उनकी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हैं, वो एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। उनकी फाइनेंशियल्स जो हैं उसमें कुछ भी छुपा हुआ या एग्जेजरेटेड नहीं होना चाहिए। क्रूशियल फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ बैंक इज़ द क्वालिटी ऑफ इट्स एसेट। तो बैंक्स के जो एसेट हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है, वो
बैंक की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और बैंक के एसेट क्या होते हैं साथियों? बैंक के एसेट होते हैं बैंक्स के द्वारा दिए गए लोन्स और एडवांसेस। तो जो बैंक ने लोन और एडवांसेस दिए हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उसके बेसिस पर ही बैंक की हेल्थ डिपेंड होती है। अ प्रोविजन आउट ऑफ बैंक्स प्रॉफिट हैज़ टू बी मेड टू प्रोवाइड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। और हमेशा ही बैंक के जो प्रॉफिट हैं उसमें से कुछ अमाउंट का प्रोविज़न किया जाता है, जो कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है उसके अगेंस्ट में किया जाता है। किसी लोन में कितनी परसेंटेज या कितने चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट के, उसके बेसिस पर उसकी प्रोविजनिंग की जाती है। अलग अलग कैटेगरीज़ के जो लोन होते हैं उसके हिसाब से उनकी प्रोविजनिंग होती है। अमाउंट ऑफ प्रोविज़न डिपेंड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। किस एसेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस कैटेगरी में एसेट फॉल कर रहा है, उस हिसाब से उसमें प्रोविजनिंग होती है। There are norms prescribed for not recognizing some of the perceived income so that profit of the bank is not inflated unduly. अब यहाँ पर कहा गया है, कुछ नॉर्म्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, जो और कहा गया है कि किन किन केसेस में बैंक को जो इनकम है, जो परसीव्ड इनकम है जो उनकी हो सकती है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, ताकि उनके प्रॉफिट जो हैं वो अनड्यूली एग्जैजरेट ना हो, इन्फ्लेटेड ना हो। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, कोई पर्टिकुलर अकाउंट है जहां पर डिफ़ॉल्ट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या जो एनपीए हो गया है या होने जा रहा है, कोई उम्मीद नहीं है कि वहां पर प्रिंसिपल की भी रिकवरी होगी। अब जहां जिस अकाउंट में प्रिंसिपल की भी रिकवरी की उम्मीद नहीं है, ऐसे अकाउंट में अगर आप इंटरेस्ट इनकम को भी प्रॉफिट में जोड़ेंगे अपने, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो प्रिंसिपल ही रिकवर होना काफ़ी मुश्किल है, इंटरेस्ट की तो बात आप भूल जाइए। तो इसीलिए इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि करेक्ट पिक्चर जो है बैंक की हेल्थ की सामने आ सके। फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद लोन फ्रॉड्स। तो ये भी जो डेटा है साथियों, ये भी जो डेटा है फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद लोन फ्रॉड्स, ये भी डेटा जो है वो आरबीआई के सर्कुलर से लिया गया है। और ये जो पॉलिसी है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेमवर्क इज़ टू direct the focus of banks on the aspect relating to prevent, early detection, prompt reporting to the RBI for the system level aggregation, monitoring and dissemination, and the investigative agencies for instituting criminal proceeding against the fraudulent borrower, and timely initiation of the staff accountability proceedings for determining negligence or connivance, if any, while ensuring that the normal conduct of business of the bank and their risk taking ability is not adversely impacted, and no new and onerous responsibilities are placed on the bank. अब साथियों, ये सर्कुलर की लैंग्वेज है, काफ़ी टफ है। इजी लैंग्वेज में इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब हमारे हमारे लिए क्या होगा। अब इसमें क्या है, ये फ्रेमवर्क बनाया गया है जो कि लोन के फ्रॉड को डील करने का, लोन में जो फ्रॉड्स होते हैं उनको डील करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है। और इस फ्रेमवर्क की, इस पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बैंक जो हैं उनको इस बात पे फोकस करना होगा, कौन से एस्पेक्ट को, इस एस्पेक्ट पे फोकस करना होगा कि वो लोन फ्रॉड को क्या कर सकें, प्रिवेंशन पे, उनके अर्ली डिटेक्शन, या तो प्रिवेंट कर लें, या फिर अगर नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं तो अगर हो रहा है तो उनको डिटेक्ट कर लें अर्ली स्टेज में। और डिटेक्ट करने के बाद में अर्ली रिपोर्टिंग टू द आरबीआई। अर्ली रिपोर्टिंग टू द आरबीआई किसके लिए? फॉर सिस्टम लेवल एग्रीगेशन, मॉनिटरिंग एंड डिसेमिनेशन, ताकि आरबीआई क्या कर सके, उनकी मॉनिटरिंग और डिसेमिनेशन कर सके। दूसरा किसको करना है रिपोर्टिंग? जहाँ पर ज़रूरत हो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को रिपोर्टिंग की जाए। फॉर इंस्टीट्यूशनल क्राइम प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फ्रॉडलेंट बोरोवर, ताकि फ्रॉडलेंट जो बोरोवर है उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट किए जा सकें। साथ ही अब पहली आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी है ताकि सिस्टम लेवल मॉनिटरिंग और डिसेमिनेशन हो सके। सेकंड है, रिपोर्टिंग किसको होनी है? जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, ताकि जो फ्रॉडलेंट बोरोवर है उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सके। तीसरा, टाइमली इनिशिएशन किस चीज़ का करना है? स्टाफ अकाउंटेबिलिटी का। तो अगर कहीं नेग्लिजेंस है या कनिवेंस है, यानी कि स्टाफ की तरफ से कुछ गलती की गई है या कुछ फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट है, तो स्टाफ साइड एक्शन जो है वो लिया जा सके टाइमली। तो इन तीनों चीज़ों को इंश्योर करना है।
while ensuring that the normal conduct of the business of the bank and their risk taking ability is not adversely impacted and no new and onerous responsibility are placed on the bank। तो साथ ही ये भी कि बैंक की जो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस है वो या एबिलिटी जो है वो एडवर्सली इम्पेक्टेड नहीं हुई हो। तो जो हमने इसमें पढ़ा कि फ्रेमवर्क जो बना है लोन फ्रॉड से डील करने का, उसकी जो इम्पोर्टेंट उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंशन करना, कि फ्रॉड हो ही ना। दूसरा है अगर हो जाता है तो अर्ली डिटेक्शन हो जाना, कि अगर मान लीजिए हम रोक नहीं पाए तो कम से कम हम अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर लें और उसको क्या करें, प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें। रिपोर्ट किसको करें? 3 जगह रिपोर्ट है। आरबीआई को रिपोर्ट करें ताकि वो उसकी मॉनिटरिंग और डिसमिनेशन हो सके। दूसरा है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनको रिपोर्ट करना जहाँ पे ज़रूरी हो, ताकि क्रिमिनल एक्शन लिया जा सके किसके अगेंस्ट में, जो फ्रॉडलेंट बोरोवर है। थर्ड है कि उसकी रिपोर्टिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें चेक किया जा सके और स्टाफ साइड एक्शन लिया जा सके जहाँ पर नेसेसरी हो। और इससे क्या होगा कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है बैंक की एडवर्सली इम्पैक्ट ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, अब इन सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द फ्रेमवर्क हैज़ स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस विद द एक्शन इनकम्बेंट ऑन अ बैंक। अब इन सभी ऐसा नहीं है कि इन ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी टाइम है, जब मर्जी हो तब रिपोर्ट करो। इन सभी के लिए एक फ्रेमवर्क है, स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस हैं कि कितने कितने टाइम में आपको ये सब करना है। द टाइमलाइंस स्टेजेस वाइज एक्शन इन द लो लाइफ साइकिल आर एक्सपेक्टेड टू कंप्रेस द टोटल टाइम टेकन बाय अ बैंक to identify a fraud and aid more effective action by the law enforcement agencies। तो टाइमलाइन इसलिए है ताकि वो कम से कम समय में इनको लोन की लाइफ साइकिल में इनको जो टोटल टाइम जो है आइडेंटिफिकेशन का वो किया जा सके और इफेक्टिव एक्शन टाइमली लिया जा सके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा। द अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड नेसेसरी करेक्टिव एक्शन आर इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ लॉस विच द कंटिन्यूएंस ऑफ द फ्रॉड में इंटेल। तो किसी भी फ्रॉड को उसकी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना और करेक्टिव एक्शन लेना, नेसेसरी एक्शन लेना, ये किस लिए ज़रूरी है? ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो फ्रॉड फर्दर कंटिन्यू ना हो सके। क्योंकि अगर फ्रॉड जो है फर्दर कंटिन्यू होता रहेगा बहुत टाइम तक तो फिर जो नुकसान होगा वो काफ़ी ज़्यादा, क्वांटम ऑफ द लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स EWS एंड रेड फ्लैग्ड अकाउंट। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल और रेड फ्लैग्ड अकाउंट क्या होते हैं? रेड फ्लैग्ड अकाउंट इज़ वन वेयर द suspicion of fraudulent activity is thrown up by the presence of one or more early warning signal। तो अर्ली वार्निंग रेड फ्लैग्ड अकाउंट ऐसा है कि जहाँ पर कुछ ऐसा सस्पिशन है कि यहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं। अब वो सस्पिशन कैसे आएगा? किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का सस्पिशन कैसे आएगा? क्योंकि वहाँ पर क्या मिल रहे हैं? वहाँ पर मिल रहे हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। कुछ वार्निंग सिग्नल्स हैं जो मिल रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो हो रही हैं, यानी कि वो सिग्नल मिल रहे हैं कि यहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलते हैं जिस अकाउंट में EWS जहाँ पर है उन अकाउंट को रेड फ्लैग्ड अकाउंट कर दिया जाता है। These signal in a loan account should immediately put the bank on alert regarding a weakness or wrongdoing which may ultimately turn out to be fraudulent। अब ऐसे अगर सिग्नल किसी अकाउंट में मिलते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलते हैं किसी अकाउंट में, तो बैंक को क्या करना चाहिए? अब बैंक को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए रिगार्डिंग अ वीकनेस और रॉन्ग डूइंग विच में अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी फ्रॉडलेंट। कुछ बैंक को अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस लोन अकाउंट में कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ वीकनेस हो सकती है, कुछ रॉन्ग डूइंग या कुछ गलतियां इसमें हो सकती हैं जिससे कि फ्रॉड होने के चांसेस हैं। A bank cannot afford to ignore such EWS but must instead use them as a trigger to launch a detailed investigation into a RFA। जब भी कोई ऐसे अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं तो बैंक को उनको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है। किसमें? रेड फ्लैग्ड अकाउंट में। ट्रांसफ़र ऑफ बोरोवल अकाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर अकाउंट।
तो बेसिकली यहाँ पर टेक ओवर की बात की गई है, जब किसी लोन पर्सन का लोन जो है वो एक बैंक में है और उस लोन को ट्रांसफ़र किया जाता है या टेक ओवर किया जाता है दूसरे लेंडर के द्वारा, दूसरे बैंक के द्वारा। उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, ये भी आरबीआई के सर्कुलर में दी हुई हैं, वहाँ से डायरेक्टली ये लिए हुए हैं पॉइंट्स। बैंक शुड पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी विद रिगार्ड टू टेक ओवर ऑफ अकाउंट फ्रॉम अनदर बैंक। अब जो टेक ओवर के केसेस हैं उनके लिए बैंक को अलग से पॉलिसीज़ जो हैं बैंक के बोर्ड को बनाकर रखनी चाहिए, और इस पॉलिसी में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं वो यहाँ पर बताए हैं। दिस पॉलिसी में इंक्लूड नॉर्म्स रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ द अकाउंट्स दैट मे बी टेकन ओवर, authority level for sanction of takeover, reporting of takeover to higher authorities, monitoring mechanism of taken over accounts, credit audit of taken over accounts, examination of staff accountability, especially in cases of quick mortality of such cases after takeover, periodic review of taken over account at board committee level, top management level, etc. तो जब भी टेक ओवर की बात की जाती है तो बैंक को, हर एक बैंक के बोर्ड को एक पॉलिसी बनाकर रखनी है, और उस पॉलिसी में ये सभी पॉइंट जो हैं, नॉर्म्स जो हैं, इनको इंक्लूड करना है। इन एडिशन, बिफोर टेकिंग ओवर एन अकाउंट, द ट्रांसफरी बैंक शुड ऑब्टेन नेसेसरी क्रेडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर बैंक एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन आरबीआई सर्कुलर डेटेड December 8, 2008। तो जब भी कोई लोन का टेक ओवर होगा, यानी कि मान लीजिए किसी बैंक ए से टेक ओवर होके कोई अकाउंट जा रहा है बैंक बी में, यानी कि बैंक बी बैंक ए के किसी लोन अकाउंट को टेक ओवर कर रही है, तो बैंक बी क्या करेगी, जब लोन अकाउंट टेक ओवर करेगी बैंक ए का, ए के यहाँ से कोई लोन अकाउंट को टेक ओवर करेगी, तो साथ ही उसके बारे में डिटेल बैंक ए से मांगेगी। तो लोन के बारे में जब डिटेल मांगेगी तो उसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि आरबीआई के सर्कुलर में, जो December 8, 2008 का सर्कुलर है, उसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है बैंक जो जिस बैंक से अकाउंट टेक ओवर हो रहा है और जो बैंक टेक ओवर कर रही है उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो लेगी, यानी कि ट्रांसफरर बैंक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर बैंक एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन आरबीआई सर्कुलर डेटेड December 8, 2008 ऑन द लैंडिंग अंडर कंसोर्शियल अरेंजमेंट मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट। दिस फॉर्मेट, द फॉर्मेट इज़ फर्निश्ड इन एनेक्स। तो इस फॉर्मेट दिया हुआ है सर्कुलर में, उस फॉर्मेट के बेसिस पे जो टेक ओवर करने वाली बैंक है वो जिस बैंक में पहले उस कस्टमर का अकाउंट था, यानी कि जहाँ पहले अकाउंट था जहाँ से टेक ओवर हो रहा है जिस बैंक से, उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगी। दिस वुड इनेबल द ट्रांसफरी बैंक टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ द irregularities if any existing in the borrower account with the transferor बैंक। तो इससे क्या होगा, जो बैंक जो ट्रांसफरी बैंक है, यानी कि जिसके पास अब अकाउंट जा रहा है, जो टेक ओवर कर रही है बैंक, ट्रांसफरी बैंक जो है, वो क्या होगी, उसको पूरी तरह से पता होगा, फुल्ली अवेयर होगी कि अगर कोई इरेगुलरिटी उस अकाउंट में पहले से है, यानी कि पिछले बैंक में जो ट्रांसफरर बैंक है उस बैंक में अगर कोई इरेगुलरिटी रही है उस अकाउंट में, उसके बारे में इस ट्रांसफरी बैंक को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द ट्रांसफरर बैंक on receipt of a request from the transferee bank should share necessary credit information as per the prescribed format as the earliest। तो जो ट्रांसफरर बैंक है, जिस बैंक से अकाउंट टेक ओवर हो रहा है, जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, अकाउंट जा रहा है, उस अकाउंट को जब रिक्वेस्ट मिलेगी जो टेक ओवर करने वाले बैंक की तरफ से, जो ट्रांसफरी बैंक है उसकी तरफ से जब रिक्वेस्ट मिलेगी, तो वो नेसेसरी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो है उस अकाउंट की उस पर्टिकुलर बैंक के साथ शेयर करेगा एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट है हमारा फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स। तो साथियों, आपने नाम सुना होगा, एक संस्था है BCSBI, तो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है, ये जो फेयर प्रैक्टिस कोड बनाता है तो बैंकर्स के लिए, तो यहाँ पर जो लैंडिंग से रिलेटेड फेयर प्रैक्टिस कोड बनाए हैं वो किससे रिलेटेड हैं, किन किन गाइडलाइंस से, एप्लीकेशन ऑफ लोन एंड देयर प्रोसेसिंग, इससे रिलेटेड है, गाइडलाइंस बनी हुई हैं, कोड्स बने हुए हैं। लोन अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन, डिसबर्समेंट ऑफ लोन, post disbursement supervision, general guidelines relating to discrimination based
ऑन सेक्स, कास्ट एटसेट्रा एंड हरासमेंट इन रिकवरी। तो जो फेयर प्रैक्टिस कोड हैं लेंडर्स के, वो इन सभी उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड हैं कि एप्लीकेशन लोन की कैसे आएगी, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, इसके संबंध में फेयर प्रैक्टिस कोड हैं, गाइडलाइंस हैं। लोन अप्रेजल और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कैसी रखी जाएंगी, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस कोड हैं, गाइडलाइन हैं। डिसबर्समेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविज़न से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। और जनरल गाइडलाइन है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, या फिर रिकवरी में किसी तरह का हरासमेंट ना हो कस्टमर का, उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, ये सभी गाइडलाइंस जो है फेयर प्रैक्टिस कोड में लेंडर्स के रखी हुई हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसमें से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये पार्ट 2 था, तो ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।